Hello, बच्चों. My name is Ilma and I teach you biology and chemistry on this channel Ilma NEET 11th-12th क्लास. ओके, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट. और हम लोगों ने अभी देखा कि इकोलॉजी में इस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आए, तो हमें ये पढ़ना है पहले, फिर ये पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं. इकोलॉजी में सबसे पहले ही हमें कहना चाह रहे हैं डाइवर्सिटी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ऑल्सो कंटेंट इन बायोलॉजी. तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे रीड कर लीजिए. मैं आपको बता देती हूँ, डाइवर्सिटी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम सोचते हैं कि डाइवर्सिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन नहीं, डाइवर्सिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, लेकिन ये कंटेंट हमारी बायोलॉजी की बुक का. हमें ये बॉटनी के बारे में बताती है, जूलॉजी के बारे में बताती है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताती है. फिर ठीक है, ये हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है अकेले, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये कंटेंट है हमारी बायोलॉजी का, जो कि हम पढ़ते हैं चैप्टर में, जूलॉजी में, बॉटनी में एंड माइक्रोबायोलॉजी में. फिर उसके बाद ये हमें कहना चाहिए बायोलॉजी, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो अ कंटेंट इन बायोलॉजी टेक्स्ट बुक. ये हमारी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का कंटेंट है. बायोलॉजी कैसे प्रेजेंट होती है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की तरह. और फिर उसके बाद हमारे पास और एज ए क्लासिकल एंड मॉडर्न, क्लासिकल हो सकती है, मॉडर्न हो सकती है. अब इसके बाद ये कह रहे हैं लेटर इज यूफेमिज्म. लेटर इज यूफेमिज्म का मतलब यहाँ पे ये लेटर जो है तो वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जा रहा है. माइक्रोबायोलॉजी यूफेमिज्म है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी का, यानी माइक्रोबायोलॉजी जो है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट बायोलॉजी के बारे में हमें बात करने को मिलती है. लकीली हमारे पास बहुत सारे वी हैव मैनी थ्रेड, यानी हमारी बायोलॉजी जो है बहुत सारी, बहुत बड़ी है. हमारे पास ऐसे बहुत सारे थ्रेड हैं जो कि वीव करते हैं डिफरेंट एरिया बायोलॉजी के. वो क्या करते हैं, हमें वीव करते हैं यानी सिलते हैं. हमारी बायोलॉजी बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे थ्रेड हैं जो कि वीव यानी सिल देते हैं हमारी बायोलॉजी को आपस में वो हमें हेल्प करते हैं समझने में. यूनिफाइंग प्रिंसिपल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूनिफाइंग प्रिंसिपल हमें समझने में वो हेल्प करते हैं. इकोलॉजी ही उनमें से एक ऐसा धागा है जो कि हमें पर्सपेक्टिव देता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी पूरा एक बड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता है बायोलॉजी का. फिर उसके बाद ये आगे बात कर रहे हैं एसेंस बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग का, ये है कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिमेन एंड इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म. अब इसके बाद हमारे पास इन्होंने इकोलॉजी की बात कर ली, थ्रेड की बात कर ली. अब इसके बाद ये कह रहे हैं एसेंस यानी सार. इस पूरी बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का सार ये है कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो रहते हैं, इंडिविजुअल अकेले कैसे रह सकते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल हैबिटेट से एज ए ग्रुप वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं. यानी पहले तो वो इंडिविजुअल अकेले घर में कैसे रह रहे हैं जैसे कि, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल दूसरे कैसे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं. फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप में फिजिकल हैबिटेट से कैसे, यानी वो शेर जंगल में रह रहा है तो वो जंगल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. फिजिकल हैबिटेट एज ए ग्रुप हैंस बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज्ड होल. इसलिए ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो कैसे एक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड होल की तरह काम कर रहा है. फिर उसके बाद ये हमें बताते हैं इकोलॉजी में क्या क्या आता है. इकोलॉजी दैट इज पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और एवन अ होल बायोस्फीयर. फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि और यहाँ पे सबसे पहले जो छोटी यूनिट है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. ये हमें पूरी इकोलॉजी की इन्होंने सारी यूनिट बता दी कि ये हम पढ़ेंगे, ये इकोलॉजी में आता है जो हमें पूरे बायोलॉजी को समझने में हेल्प करता है. इकोलॉजी फिर उसके बाद हमें ये कह रहे हैं कि हमें एक्सप्लेन करती है ये सब कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर कैसे बन रहे हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. ये सब हमें कौन एक्सप्लेन करता है, इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है. फिर उसके बाद ये हमें कहते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट इस सब का ये है कि स्टडी एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमारे पास क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन सब का, और एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन के द्वारा किया हुआ, इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन के द्वारा जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन किया जा रहा है, और सोशियो पॉलिटिकल इश्यू जो है वो भी रेज हो रहा है, वो भी इकोलॉजी में इकोलॉजी का ही एक एस्पेक्ट है. ये यूनिट हमें
डिस्क्राइब करती है ये सारे क्रिटिकल व्यू जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, सोशियो पॉलिटिकल इश्यू को, इनको कौन एक्सप्लेन करती है? इन सब को हमें एक्सप्लेन करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कौन करता है? हमें इकोलॉजी, हमें इकोलॉजी हमारी यूनिट एक्सप्लेन करती है। तो फिर मैं आपको इसका एक बार सारांश बता देती हूँ। इसमें हमें सिर्फ ये हमें सिर्फ ये कहना चाह रहा है, मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ। ये कहना चाह रहा है कि डाइवर्सिटी, मैं आपको एक बार छोटे में बता देती हूँ। इस पूरे पैराग्राफ को 2 लाइनों में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे हमारा सवाल नहीं आएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मुझे सवाल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मॉलिकुलर एस्पेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी के यूफेमिज्म ऑफ मॉलिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी है। इकोलॉजी थ्रेड है, जो कि हमें हेल्प करता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी को समझने के लिए। फिर उसके बाद मतलब पढ़ना तो आपको सारा है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो हम लोग बात करेंगे। फिर ये स्टडी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल इशू को कौन रेज कर रहा है? हमारी इकोलॉजी यूनिट रेज कर रही है। फिर उसके बाद हम आगे वाला पेज पढ़ेंगे कि आगे क्या कहते हैं कि रामदेव मिश्रा रामदेव मिश्रा इज फादर ऑफ इकोलॉजी। हमारे पास क्या है? रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। सबसे पहले हमारी बात क्या होगी? रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, जिनका जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। 26 अगस्त 1908 में हुआ था उनका जन्म, और 26 अगस्त 1908 में हुआ था। रामदेव मिश्रा ने अपनी इकोलॉजी की यूनिट हासिल की थी 1937 में WH प्रोफेसर के अंडर। फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से? लीड यूनिवर्सिटी यूके में उन्होंने इकोलॉजी डिपार्टमेंट बॉटनी का बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। फिर उसकी उनकी जो रिसर्च है, यानी उनका जो काम है, देखिए सबसे पहले रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी, उन्होंने अपनी PhD कब ऑब्टेन की? हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उनका ये जो वर्क है ये बताया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या हमारे स्टेटस में आ सकता है। वर्क उनका क्या है कि वो हमें समझाते हैं फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने में, फाउंडेशन उन्होंने बनाई कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम ट्रॉपिकल कम्युनिटी ऑफ एंड देयर सक्सेशन। हम कैसे फाउंडेशन समझ सकते हैं ट्रॉपिकल कम्युनिटी और उनका सक्सेशन। एनवायरमेंटल रिस्पांस प्लांट पॉपुलेशन का, एनवायरमेंटल रिस्पांस कैसे होता है प्लांट पॉपुलेशन पे, प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे, ये हम इससे समझते हैं। प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिक कहाँ पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम समझते हैं। इन्होंने सिर्फ 3 काम किए थे, जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए आप इस तरीके से नोट बना सकते हैं। रामदेव मिश्रा की रिसर्च ने क्या कहा है? उन्होंने ट्रॉपिकल कम्युनिटी और सक्सेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है, और एनवायरमेंटल रिस्पांस कैसे होता है प्लांट पॉपुलेशन पे उन्होंने समझने में हेल्प की है। प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा होता है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च से, रामदेव मिश्रा की रिसर्च से हम ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन तीनों पर रिसर्च की थी। सबसे पहले ट्रॉपिकल कम्युनिटी, एनवायरमेंटल रिस्पांस, प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी इन्होंने ट्रॉपिकल की ज़्यादा बातें की हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे उन्होंने ज़्यादा रिसर्च की, तो हमें याद आ जाएगा प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले सक्सेशन की बात हुई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात हुई। एनवायरमेंटल रिस्पांस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, नेशनल कम्युनिटी फॉर। फिर उसके बाद इसी में नीचे दिया हुआ है 2 इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है जो हमें लर्न करनी होगी। नेशनल कम्युनिटी किसके लिए? एनवायरमेंटल एंड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 1972 में है खुली थी। किनकी हेल्प से? रामदेव मिश्रा की वजह से, जो कि लीड करता है। ओपनिंग किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984, मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984। तो हम लोग आगे बात करते हैं, इनकी रिसर्च हो गई यहाँ तक। तो फिर उसके बाद ओवर 50 स्कॉलर्स ने इनके अंदर PhD अपनी ऑब्टेन हासिल की और अलग अलग कंट्री में मूव हो गए। इन्होंने फेलोशिप इन्हें कहा कि मैंने इंडियन नेशनल साइंस अकादमी की एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस की। इन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया? अवार्ड जो है इनका कौन सा, संजय गांधी अवार्ड एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी में इन्हें अवार्ड मिला है। उनकी एफर्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एस्टेब्लिश किया? नेशनल कम्युनिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन 1972, जो मैंने आपको कभी दिखाया, जो कि लेटर ईयर में बाद में क्या बन गया, इस्टेब्लिशमेंट उनकी हेल्प से हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। तो एक बार हम देख लेते हैं, इसमें हमें 6 पॉइंट ज़्यादा थे या 3 पॉइंट देख लेते हैं। दामजी मिश्रा जो है वो कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी है इंडिया में। उन्होंने अपनी PhD ऑब्टेन की थी कहाँ से? लीड यूनिवर्सिटी UK में। कि प्रोफेसर के अंदर WH स्पेशल ऑफ प्रोफेसर के अंदर उन्होंने अपनी PhD डिग्री हासिल की। उन्होंने किसके